ज्योति। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक नजर डाल लेते हैं कंटेंट पे। यस, ये है हमारा कंटेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, पहला टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब बारी है नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, किसी भी रूट्स का नेचर कैसा है। अब नेचर क्या होता है यह भी हम बता देते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही है नेचर ऑफ रूट्स। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स? इसको हिंदी में आप बोलेंगे प्रकृति। ठीक है, जो है वो किस टाइप के हैं? प्रकृति, नेचर। जैसे इंसान सारे एक टाइप के नहीं होते ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बीच के होते हैं, ना अच्छे ना खराब। ठीक है, तो उसी टाइप के रूट्स भी होते हैं। अब आप रूट्स को कैसे पता करोगे कौन सा रूट्स अच्छा है कौन सा खराब है? तो इसमें अच्छा खराब नहीं होता है, क्या होता है ये मैं बताती हूँ। ओके, देखो, जैसे कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व जब करेंगे, हम सॉल्व करना आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म को हमें सॉल्व करके नहीं बताना है, ये हायर क्लास की चीजें हैं। ठीक है, 10th के बाद की चीजें हैं, तो हम आगे इसको बताएंगे। अगर आप लोगे मैथ्स एज अ सब्जेक्ट तो हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्टेप बाय स्टेप इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। इस जनरल फॉर्म के मैं बात कर रही हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक्सरसाइज तो हम लोगों ने किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट एग्जैक्ट यही इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें ये हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। अभी के फिलहाल इतना जानिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, कितनी वैल्यूज आती हैं एक्स की। एक्स की जो 2 वैल्यूज आती हैं वही उसकी रूट्स कहलाती हैं। ठीक है, वही उसका मूल कहलाता है। जैसे कि अगर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट हैज 2 सॉल्यूशन। ओके, इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यूज होंगी एक्स की, वही कहलाएंगे रूट्स। तो कौन कौन से रूट्स होंगे? जैसे कि इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा x माइनस बी प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन a। ये पहला रूट एंड 2 रूट आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला ये आ गया एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कैसे आया? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही आता है, बट अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको लाने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो उस पे फोकस करिए आप। ये मत सोचिए कि इसको सॉल्व करके कैसे ये आ गया। ठीक है, बस आ गया तो आ गया। तो 2 वैल्यूज आए, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो एक्स के 2 मान आते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से अभी तक हम लोग सॉल्व किया तो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। तो वही इस जनरल फॉर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, किसकी? एक्स की। ठीक है,
पहला माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड अदर इज x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ओके, प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिमिलरली इधर भी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, चाहे तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं इन दोनों में। ओके, तो मूलों की प्रकृति कैसे जानते हैं? वैसे जानते हैं, देखो ये आपको दिख रहा है टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिख रहा है आपको रूट के अंदर, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू रूट के अंदर रहती है, ठीक, इसे ही बोलते हैं डी। व्हाट इज डी? वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट, फुल फॉर्म ऑफ डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में होता है विविक्तकर कर, ठीक है, तो विविक्तकर पर बेस होता है नेचर ऑफ रूट्स। वो कैसे? देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, साफ साफ दिख रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, ओके। तो इसको सॉल्व करने पे अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो मूल कैसा होता है? अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो मूल कैसा होता है? या डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है। लेस देन 0 कब आएगी? जब वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा, और ग्रेटर देन 0 का मीन्स जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कब पॉजिटिव आती है तो मूल का नेचर कैसा होता है? 0 तो 0 ही है, 0 मीन्स 0, इसमें तो कुछ है नहीं, और लेस देन 0 जब डी का मान नेगेटिव में आए तो मूल कैसा होता है? आइए मैं बताती हूँ। देखो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, यानी 0 से बड़ी आए, यानी वैल्यू पॉजिटिव में आए, तो क्या होगा? मूल कैसा होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अद्वितीय मूल होंगे, रियल वास्तविक मूल आएंगे, ठीक है, 2 वास्तविक मूल होंगे। अब मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, 2 वास्तविक कब? जब हमारा विविक्त कर पॉजिटिव में आए, समझ रहे हो? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव में। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 बराबर, 2 समान लिख दो, बराबर 2 इक्वल समान वास्तविक कब? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक, तब हम कहेंगे कि ये मूलों की प्रकृति कैसी है? 2 समान और वास्तविक मूल होंगे इसके, ओके। नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक कौन सी केस में? जब विविक्त कर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी ये जो वैल्यू हो वो नेगेटिव में आए। कौन सी वैल्यू? विविक्त कर की वैल्यू, ठीक है। तो ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे, जैसे कि मैं एक बार बता ही देती हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम
डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा? डी से पहले आप ए बी सी, कैसे बताऊं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जनरल फॉर्म है ना, इसलिए इतना पेचीदा लग रहा है। अभी आप एग्जाम्पल करोगे या एक्सरसाइज करोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। अभी मैं बता भी देती हूँ कैसे करते हैं। डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 की जगह 4 रखेंगे, ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी डी की, वही हमारी डी की वैल्यू कहलाएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है इट मीन्स उसके 2 वास्तविक मूल होंगे। यही नेचर है, ठीक है, यही है नेचर ऑफ रूट्स। 3 टाइप के नेचर होते हैं मूलों के, ठीक, 3 टाइप्स के नेचर होंगे मूल के। पहला पॉजिटिव, दूसरे केस में 0 आ सकता है। 0 में क्या होगा, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। और जब डी की वैल्यू, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आए तो क्या होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे जब नेगेटिव आएगी, यानी लेस देन 0 आएगी तो, ठीक है। अभी तुमको समझ में नहीं आया, कोई ना, इसको समझना भी नहीं है, बस विविध कर जान लो होता है कैपिटल डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4s, ठीक। अब चलो, अब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.3 आपके स्क्रीन पे ये रहा, और इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं नीचे, उनके रूट्स आपको, उनके रूट्स का नेचर बताना है, ठीक। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करती है तो उसे फाइंड करना है, ठीक। पहले, सबसे पहले पहला, ठीक, यहां से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। here a is equal to what, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 है, तो a is equal to 2 हो गया। b is equal to कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है या -3, -3, ठीक है। माइनस को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। और c, वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 है, अरे 5 है जो कि, ठीक। ये हो गया ए बी सी आ गया। अब यहां से कैपिटल डी निकालो, कैपिटल डी जो कि है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। अब इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स -3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस का माइनस लगा दो, 4 का 4, इंटू का इंटू, ए इज 2 हो गया, इंटू सी इज 5, ओके। 3 3 जार 9 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आगे लिखेंगे नहीं, फिर माइनस का माइनस, 5 4 जार 20, 22 जार 40। अब इज इक्वल टू क्या करना है, इसमें 31 माइनस 31, कैसे, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 40 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 31, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। यानी जो डी की वैल्यू आ रही है -31 आ रही है जो कि लेस देन 0 है, ठीक। नेगेटिव में आती है तो क्या होता है, कैसा होता है नेचर, यहां मैंने बताया था, देखो नेचर कैसा है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, नो रियल रूट्स, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे
रियल रूट्स डू नॉट एक्जिस्ट। ठीक है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, विविध कर है, वो निगेटिव में आ गया है। आ गया है कि नहीं? जो कि लेस देन 0 होता है, ऑब्वियस सी थिंग है। तो हमें ये बोल रहा था क्वेश्चन में कि हमें रूट्स फाइंड करना है कब? जब रूट्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो एग्जिस्ट जब नहीं कर रहा है तो हम उसके रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलो, पहला तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों ने इसका रूट्स नहीं निकाला, उसके एक्स की वैल्यू को नहीं निकाला। अब बारी है सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट यहां मैं सॉल्व कर रही हूं। 3x² माइनस 4√3 x plus 4 is equal to 0. Okay, here a is equal to what? Coefficient of x square, which is 3. b is equal to minus 4√3. Okay, and c is our constant term, which is 4. c is equal to 4. Okay, now d is equal to b square minus 4ac. अब b से, जो कि हमारा विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, वही पॉजिटिव, नेगेटिव या इक्वल 0 आएगा। उसी से नेचर पता चलता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से। तो रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। d इक्वल टू क्या जाएगा? b स्क्वायर, यानी माइनस 4√3 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, इंटू का इंटू, a वेयर इज 3 इंटू c 4। ओके, इज इक्वल टू माइनस 4√3 का स्क्वायर करो। यहां मैं बता देती हूँ, देखो 4√3 इंटू 4√3 4 4 जा 16 इंटू √3 इज 3। क्या आ जाएगा? 48। ये आएगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 48 आया। ठीक है, 48 आ गया। अब क्या करना है? माइनस करना है, इसको निकालो। 4 4 जा 16, 16 3 जा, फिर ये भी 48, 48 आ गया। ओके, तो अब 48 में से 48 गया 0। d इक्वल टू हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? 0। 0 में क्या होता है? अगर ये 0 रहे तो क्या होगा? दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी 2 इक्वल रियल रूट्स। हम लिखेंगे because d is equal to 0, it has two equal real roots। ठीक है, बिकॉज ऑफ d इक्वल टू 0 इट हैज 2 इक्वल रूट्स। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके 2 रूट्स होंगे, वो भी इक्वल। तो चलो इसको निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा, x की वैल्यू निकालना, वही रूट्स कहलाता हमारा। दूसरा हम निकालने जा रहे हैं रूट, क्योंकि वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट करता है तो उसका मान भी निकालना है आपको। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं? कैसे निकाल रहे थे अभी तक? फैक्टर कैसे कर रहे थे?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे थे। 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 3 4 आर 12, 12 को फैक्टर करो, किससे करेंगे, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। ओके, ये आ गया हमारा। तो अब दो पेयर बनाओ जिसको जोड़ने या घटाने में ये आया मेरा -4√3। कैसे आएगा, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक 2√3 का पेयर बनाओ, एक 2√3 का पेयर बनाओ। 2√3 और 2√3 का हम पेयर बनाएंगे और दोनों को कर देंगे माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुटेगा, 2√3 2√3 -4√3 जो कि हमें चाहिए बीच में, ठीक। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 2√3 का मल्टीप्लाई करें 2√3 इंटू 2√3 तो आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12, ठीक है। 12 भी आ गया जो कि हमको चाहिए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या करना है, ये पेयर ये बनेगा। चलो इसको कर लेते हैं, 3x² -2√3, ये मैं बार बार √2 के लिख रही हूँ, 2√3x -2√3x + 4 = 0। अब चलो सफाई कर लो इसका। हो गई सफाई। अब कॉमन करने की बारी, क्या कॉमन कर सकते हैं हम, √3। अब आप सोचोगे √3 कैसे कॉमन होगा, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 x² -2√3x। ओके, फिर माइनस का माइनस 2√3x, फिर +4 = 0। अब कॉमन लो √3x, √3x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, √3x -2 आएगा कि नहीं आएगा ना। फिर इसमें से क्या कॉमन कर ले, -2, तो क्या आएगा, √3x -2 = 0, ठीक है। √3x -2, √3x -2 को कर लेते हैं कॉमन, तो √3x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में √3x -2 = 0। ओके, नाउ क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, √3x -2 = 0 एंड √3x -2 = 0। यहां से √3x -2 है, उधर जाएगा तो +2 यानी 2 हो जाएगा, तो x = 2/√3। सिमिलरली इधर √3x = 2 एंड x = 2/√3। तो आए कि नहीं, रूट्स इक्वल आए कि नहीं, देखो आप, पेज में मैंने लिखा हुआ था, बिकॉज ऑफ d = 0 इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो आया है कि नहीं, रियल है कि नहीं, ये रियल नंबर्स हैं, 2/√3 एक रियल नंबर है कि नहीं, बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ओके, इसके रियल रूट्स आए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं।
और दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू हमारा यहाँ देखो आ गया था, d इक्वल टू 0 आया था इसलिए। ठीक है, अब चलो दूसरा हो गया, अब तीसरा करने की बारी है। तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, हो गया। अब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से यहाँ पुट करो वैल्यू, b स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर फिर -4 का 4 इंटू का इंटू ए क्या है हमारा 2 है, सी क्या है 3 है। ठीक है, 6 जा 36 माइनस की प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए प्लस हो गया। फिर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, यहां से क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। तो d की वैल्यू आई 12 जो कि ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज d is greater than 0, it has, क्या था बताओ, नेचर क्या था, दिखा दो मैं, वास्तविक मूल, 2 distinct real roots। It has 2 real roots। ओके, ये तो पता चल गया कि हमें d इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है, यानी d की पॉजिटिव वैल्यू आई है जो कि आई भी है 12। तो इसके दो रूट्स होंगे, दोनों इक्वल नहीं, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं आएंगे, दो रूट्स आएंगे बट इक्वल नहीं आएंगे। तो चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो उससे कंफर्म हो जाएगा, और सॉल्व करने को आपको बोला भी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन उतार लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर कैसे फैक्टर करते थे हम अब तक, 2 3 जा 6, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म इज 3, तो 2 3 जा 6, 3। कैसे आएगा, सिक्स और 1 से आएगा, 6 1, देखो कैसे, नहीं 6 1 से भी नहीं आ रहा, क्योंकि 6 और 1 में जोड़े या घटाएं तो 6 तो आएगा नहीं, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमको 6 एक्सिस चाहिए। ठीक है, और 5 1 से भी नहीं आएगा, 5 1 जा 5 हो जा रहा है, 5 1 6 तो हो रहा है बट 5 1 जा 5 होता है। ठीक, तो जब आपको पेयरिंग ना मिले, जो कि हमें नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक तरीका ही काम आता है, वो है हमारा ये धारा 4A।
का फॉर्मूला, ठीक है। बाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला वही x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे उसके दो रूट्स मिलते हैं, जो कि ये रहा x, एक माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों को एज ए कॉम्बिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बो करके हम इस तरह लिख सकते हैं, ये साइन दिख रहा है, ये प्लस, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। बात समझ में आ गई? तो वही मैंने एक साथ लिखा है, चाहे तो आप एक साथ प्लस माइनस करके लिखो या तो अलग अलग लिखो, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो अभी भी मैंने प्लस माइनस एक साथ लिखा है क्योंकि श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, इस मेथड से हियर a is equal to what? Coefficient of x square, which is 2. b is equal to minus 6. c is equal to 3. Okay, now x is equal to minus b। देखो, एक फॉर्मूले का माइनस है और एक इस b का माइनस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, उसका माइनस भी रहेगा, इसका भी माइनस रहेगा। फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हम शायद निकाल चुके हैं पीछे, क्या आया था? 12 आया था। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी, किया तो चलो निकाल लो इस बार फिर से पुट करो b का मान, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ओके, अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2। चलो इधर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, 6 प्लस माइनस रूट में, जैसे पीछे डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। 6 6 36, फिर माइनस 4 2 8, 8 3 24, ये हो गया अपॉन 2 2 माइनस रूट में क्या आ जाएगा 12 अपॉन 4। ओके, अब ये जो रूट में 12 है, नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ, बीच में कंजेस्टेड हो गया। सिक्स प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 4, एक बार देख लो, चेक कर लो, -6 नहीं है। ठीक है, आप भी अगर नेक्स्ट पेज पे कर रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, नहीं तो अगर एक भी प्लस माइनस हो गया ना तो फिर आपका सवाल गलत ये हो गया। अब √12 कैसे रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 12 का फैक्टर करो, 2 6 2 3 3 1। ओके, √12 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 का पेयर नहीं बनेगा तो 3 बेचारा अंदर ही रह जाएगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3। तो यहां से हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4 हो गया। अब एक चीज देख रहे हो, 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ऊपर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा, कहाँ लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये x की दो वैल्यू, अब ये मत सोचना कि x की वैल्यू लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड माइनस √3 अपॉन 2। या तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है, दोनों आंसर हैं, जो भी आप लिखो गलत नहीं होगा, ठीक है। प्लस माइनस समझ रहे हो, कॉम्बो है, एक साथ लिखने का तरीका। बार बार अगर मैं दो अलग अलग जगह लिखूं, उससे पेज भी ज्यादा, मतलब एरिया ज्यादा भरेगा और टाइमिंग भी ज्यादा लगेगी। आप इसी चीज को, एकदम सेम चीज को एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लिखोगे तो उससे टाइम टेकन प्रोसीजर है ये सब, ठीक है। तो एग्जाम में आपको टाइम बचाना है जितना हो सके, तो सॉल्व करते टाइम आप प्लस माइनस एक साथ रखो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। फिर आंसर है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, अगर भूल भी गए तो इट्स ओके, नो वरी, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, जिसके देखो दो अनइक्वल रूट्स आए ना, जो कि हम यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होने की कंडीशन पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, जो कि आए हैं, ठीक है। दो अनइक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये इक्वल नहीं है, ओके। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 3 पार्ट थे, कंप्लीट हो रहा है। और मैं सोचती हूँ कि मुझे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, वो सही रहेगा। अभी एक टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लेक्चर देखकर फिर कॉपी बंद करके सो मत जाना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्या, ऑल 3 parts of question number 1 of exercise 4.3, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ऑल 3 पार्ट्स, सारे टोटल 3 पार्ट्स से तीनों कंप्लीट कर लिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा, इससे टाइम भी आपकी कम लगेगी। अभी आप जितना मेहनत कर लोगे तो एग्जाम के टाइम में आपको कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप अभी आराम करना स्टार्ट कर दिए तो एग्जाम में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं कि इसका रिजल्ट अच्छा ही है, क्योंकि एक तो प्रेशर रहता है एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जाम के प्रेशर में जब आदमी प्रैक्टिस करता है ना, तो वो ठीक से जाता नहीं है, क्योंकि तो टाइम रहता है कि कल ही एग्जाम या एक हफ्ते बाद है। अब जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या 1 महीने बाद ही एग्जाम है, और अभी मैं चैप्टर 4 का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रेशर रहता है, इस वजह से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं हो पाएगी, आप फोकस नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके माइंड में ये सब थॉट्स आएंगे कि पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा ना, ऐसा होगा। कई क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आएगा, क्या है, ये है वो है। और अभी आपके पास फ्री टाइम, ठीक है, तो अभी आप जितना मेहनत कर लोगे तो एग्जाम के लिए आप एकदम एक बार रिवाइज करो, एक बार क्वेश्चन को देख भी लोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, श्रीधराचार्य रूल क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। बट आप जब जल्दी जल्दी में करोगे, बर्डन लेके कि अभी ये करना है वो करना है, तो उस चक्कर में जो आता है वो भी भूल जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करने की, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, उससे आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में आ जाएगा। आपका हाथ ऑटोमेटिक, आपका माइंड ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के ही बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, तो इसी नेक विचार के साथ आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।